नमस्कार, स्वागत है आपका। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मुमताज खान। मैं हाजिर हूँ अपनी खास पेशकश लेकर इस वक्त, जिसका नाम है खबर की तह तक। अपने इस कार्यक्रम में हम तमाम अहम खबरों की तह तक पहुंचते हैं, उस खबर की गहराई समझते हैं, उस खबर के मायने समझते हैं अपने तमाम ब्यूरो हेड्स के जरिए, अपने साथियों के जरिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस खास पेशकश की। सबसे पहले अहम अपडेट है मेरे पास। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर उदय भान की विवादित टिप्पणी के बाद अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के खिलाफ हरियाणा बीजेपी आज शांति मार्च निकालेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के नेतृत्व में शांति मार्च निकाला जाएगा। अब से थोड़ी ही देर में उदय भान के होडल स्थित घर तक शांति मार्च निकाला जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कल खूब सुर्खियां बटोरी। उनके एक विवादित बयान को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला खूब चला। अब आज अहम खबर यह है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के खिलाफ हरियाणा बीजेपी एक शांति मार्च निकालेगी। और हमेशा की तरह हमारे ब्यूरो हेड्स और हमारे साथी हमारी इस खास पेशकश में जुड़ चुके हैं। आइए आपका तारुफ कराते हैं, स्वागत भी करते हैं अपने तमाम साथियों का। हमारे साथ हमारे स्टेट हेड प्रदीप ठाकुर, माफ कीजिएगा, शिमला से हमारे ब्यूरो हेड जुड़ चुके हैं। राव शफात अली उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो हेड जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजा पटेल दिल्ली से हमारे ब्यूरो हमारे साथ बने हुए, राजा आपका भी स्वागत है। और मेरी साथी हरसिमरत पॉल मेरे साथ बनी हुई है, हरसिमरत आपका भी बहुत स्वागत है। राजा, आप ही का रुख कर रहे हैं। सबसे पहले ये खबर हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई है। कल पूरा दिन उदय भान के इस बयान ने खूब सुर्खियां बटोरी, उसके बाद लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला है। आज अहम खबर यह है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के खिलाफ शांति मार्च निकालेंगे। क्या है इस खबर के हवाले से तमाम तफसील, राजा आपके पास? और बिल्कुल देखिए, कल जिस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने विवादित बयान दिया था और पूरे दिन जिस तरीके से उनके बयानों को लेकर बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखी और जिस तरीके से कल पूरे दिन घमासान देखने को मिला, बीजेपी की बात कर लें, बीजेपी के नेताओं की बात कर लें, कांग्रेस के नेताओं की बात कर लें, तो आपस में एक दूसरे के बयान पलटवार करते हुए नजर आए। पर आज एक बड़ा प्रदर्शन बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है ओम प्रकाश धनखड़, उनके नेतृत्व में होडल में होने जा रहा है अब से कुछ देर में, क्योंकि 10 बजे का समय है। अब से कुछ देर में तमाम जो कार्यकर्ता हैं होडल पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ देर में जो प्रदेश अध्यक्ष है ओम प्रकाश धनखड़, वो भी होडल पहुंचेंगे और शांति मार्च बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि होटल में, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का निवास है, ऐसे में जिस तरीके से नेशनल हाईवे से लेकर और उदय भान के निवास तक ये शांति मार्च निकाला जाएगा और इसका जो नेतृत्व है, जिस तरीके से बीजेपी के प्रदेश के जो तमाम जो कार्यकारी के सदस्य हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं और प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ हैं, उनके नेतृत्व में किया जा रहा है। जी, तो कब ये शुरू होगा शांति मार्च, राजा? क्या वक्त रखा गया है? और बिल्कुल देखिए, तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। अब से कुछ देर में 10 से 15 मिनट में जो हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़, वो पहुंचेंगे और ये जो मार्च है, शांति मार्च, ये शुरू होगा। और जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं जिस तरीके से उदय भान, उनके निवास तक ये शांति मार्च जाएगा। जी राजा, कल से लेकर अब तक इस मामले ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं और दोनों ही पार्टियों के एक दूसरे पर इन विवादित बयानों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के इस बयान के बाद फिर कांग्रेस ने याद दिलाया कि किस तरह से बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी ने संसद में अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। जान सकते हैं राजा, किस किस तरह की और प्रतिक्रियाएं इस बयान पर सामने आई हैं? और बिल्कुल देखिए, कल की बात करें, जिस तरीके से बीजेपी के जो सांसद हैं, सभी सांसदों ने कड़ी प्रतिक्रिया यहाँ पर जो उदय भान का बयान है उस पर दी है। चाहे स्पोक पर्सन की हम बीजेपी की बात कर ले, बीजेपी के विधायकों की बात करें, कैबिनेट मंत्रियों की, तो काफी ज्यादा नाराजगी यहाँ पर बीजेपी के नेताओं में देखने को मिल रही है। जिस तरीके से कल उदय भान ने विवादित बयान दिया था पीएम मोदी को लेकर और मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लेकर, उसके बाद से लगातार बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो हमलावर होते हुए दिखे, चाहे ट्विटर के जरिए हम बात कर ले या फिर अपने बयानों को लेकर। तो काफी ज्यादा कल घमासान देखने को मिला और आज इसी कड़ी में बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो अब से कुछ देर में
में होडल में पैदल मार्च करेंगे और सभी जो बड़े नेता हैं, खुद इसमें ओम प्रकाश धनखड़ जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका भी कल बयान निकलकर सामने आया था। उन्होंने भी नसीहत उदयवान को दी थी। तो ऐसे में वो खुद इस प्रदर्शन का हिस्सा बनने अब से कुछ देर में होडल पहुंचते हुए नजर आएंगे। जी, जी, बेहद शुक्रिया राजा आपका इस खबर की तह तक जाने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं हम। कल हिमाचल बीजेपी विधानसभा का घेराव करेगी। सरकार के 10 महीने के कार्यकाल के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। बीजेपी ने सुक्खू सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। कहा कि नए संस्थान खोलने चाहिए थे, लेकिन पुराने ही संस्थान बंद कर दिए गए। कानून व्यवस्था काबू से बाहर हो रही। अहम खबर हिमाचल प्रदेश से आपको दे रहे हैं। कल विधानसभा का घेराव करेगी प्रदेश बीजेपी। प्रदीप ठाकुर शिमला से हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ बने हुए हैं इस अहम खबर पर। प्रदीप, कल विधानसभा का घेराव किया जाएगा बीजेपी की तरफ से। कई इल्जाम है बीजेपी की सरकार पर। 10 महीने का कार्यकाल सरकार का पूरा हो रहा है और विपक्ष को लगता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी है। नए संस्थान खोले नहीं गए, पुरानों को और उल्टा बंद कर दिया गया है। जरा तफसील से बताइए, क्या कार्रवाई करने जा रही है बीजेपी कल? बिल्कुल मुमताज, देखिए पहला साल है और पहले साल में ही बीजेपी सरकार पर आक्रामक होने की कोशिश कर रही है और धरने प्रदर्शनों के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी मानसून सत्र भी चला हुआ है, जहां सदन के भीतर हमने देखा कि कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश हुई। हालांकि सरकार की तरफ से भी जो है जवाब दिए गए और इस दौरान वॉकआउट जैसी स्थिति भी कई बार उत्पन्न हुई। लेकिन अब सदन के बाहर जो है पूरा बीजेपी जो दल है, बीजेपी के जो वर्कर हैं, लीडर, स्टेट लीडरशिप है, वो शिमला में विधानसभा का घेराव करेगी और कल सुबह 10 बजे चौड़ा मैदान है, वहां पर इकट्ठे होंगे और वहां से विधानसभा के लिए मार्च किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इस पूरे जो विधानसभा घेराव है उसको लीड करेंगे और उनके साथ साथ जो बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव बिंदल, वो भी मौजूद रहेंगे और बाकी भी पूरी कार्यकारिणी और प्रदेश वर्करों को यहाँ पर शिमला लाया जाना है। तो अलग अलग स्थानों से यहाँ पर वर्कर पहुंचेंगे और देखना ये होगा कि कल स्थिति क्या रहती है। अमूमन देखा गया है कि जब कोई बड़ा राजनीतिक दल विधानसभा का घेराव करता है, उस वक्त तनावपूर्ण स्थिति भी हो जाती है, चाहे वो समय में कांग्रेस की तरफ से किए गए हों या फिर बीजेपी की तरफ से भी पूर्व में किए गए हों, तो उस दौरान तनावपूर्ण स्थिति जरूर देखी गई है। लेकिन क्या इस बार शांतिपूर्वक तरीके से ये घेराव होता है या फिर आक्रामक रूप यहाँ पर बीजेपी अपनाएगी, देखने वाली बात थी। लेकिन इसमें जो बीजेपी का सीधा सीधा आरोप है कि 10 महीने का जो कार्यकाल है, उसमें जो काम करने चाहिए थे, जिन गारंटियों को पूरा करना चाहिए, उनको नहीं किया गया। उसके साथ साथ नए संस्थान खोलने चाहिए थे, लेकिन जो पूर्व सरकार में संस्थान खोले गए उनको डिनोटिफाई किया गया। कानून व्यवस्था भी एक बड़ा मुद्दा है और उसके साथ साथ रोजगारी को भी बड़ा इश्यू बनाया जा रहा है। बागवानों से जुड़ा जो मुद्दा चल रहा है उसको भी इसमें महाघेराव के दौरान उठाया जाएगा। तो कल ये बड़ा एक घेराव होना है और उसमें देखना ये होगा कि अब सत्ता पक्ष से भी इसमें क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव भी है। तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि बीजेपी एक चुनावी माहौल बनाने की भी कोशिश करेगी और जब भी बीजेपी विपक्ष होती है, हमेशा देखा जाता है कि काफी एक्टिव मोड में भी है। लेकिन अब क्योंकि सत्ता में कांग्रेस है, तो कांग्रेस में भी नेतृत्व परिवर्तन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू अब सीएम है, ऐसे में अब वो किस तरह से इस सारे जो है वो देखते हैं फिर कल का दिन कैसा होगा। प्रदीप, किस तरह की दलीलों के साथ सरकार को घेरने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी यानी कि विपक्ष हिमाचल प्रदेश में। बेहद शुक्रिया प्रदीप आपका इस खबर की तह तक जाने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। और इस बीच उत्तराखंड का रुख करते हुए हम देहरादून से एक अहम खबर देंगे आपको। देहरादून पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। अब खुले में और सड़क किनारे वाहनों में शराब पीने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने देर रात मैगी पॉइंट संचालकों पर कार्रवाई की है। बता दें आपको कि मैगी पॉइंट्स शराब के अड्डे बने हुए थे, इस तरह की खबरें मिली और इसी के चलते देर रात कई मैगी पॉइंट संचालकों पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर पुलिस ने अभियान चलाया है। रेस्टोरेंट देर रात तक खोलने और मादक पदार्थ परोसने वालों पर जुर्माने का प्रावधान किया गया। मामले में 26 लोगों के खिलाफ पुलिस ने चालान भी काटा। तो नशे के खिलाफ ये बड़ी मुहिम चलाई जा रही है। हमारे ब्यूरो हेड राव शफात अली हमारे साथ इस खबर पर बने हुए हैं। राव शफात, देहरादून एसएसपी की तरफ से एक बड़ी मुहिम चलाई गई है नशे के खिलाफ जो काबिल तारीफ है। जगह जगह रात में मैगी पॉइंट्स के संचालकों से भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि खबर ये मिली थी कि वो भी
किसी न किसी रूप में शराब के अड्डे बने हुए थे। जान सकते हैं तफसील से देहरादून पुलिस की इस मुहिम के बारे में। राव शफात। जी मुमताज, देखिए धामी सरकार का लक्ष्य है कि 2027 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त राज्य बनाना है। और देखिए लक्ष्य बहुत बड़ा है और जिस तरह से राज्य में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है वो बहुत चिंताजनक है। खासकर जो छात्र छात्राएं हैं या जो नौजवान हैं उनके अंदर नशे की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। आसपास के राज्यों से कुछ नशा जो तस्कर उत्तराखंड में दाखिल तो होते हैं, लेकिन पुलिस का जो अभियान है बहुत लंबे समय से चल रहा है और घर पकड़ भी जा रही है। अब अगर इस लक्ष्य की ओर बढ़ना है कि उत्तराखंड को किस तरह से नशा मुक्त राज्य बनाया जाए तो इसके लिए बड़ी कार्रवाई की जरूरत होती है। तो कुछ दिनों से एसएसपी जो अजय सिंह है उनको शिकायत मिल रही थी कि सड़क किनारे वाहन लगा करके या खुले में लोग शराब पी रहे हैं, या फिर जो मैगी पॉइंट है जो पर्यटकों के लिए बने हुए देहरादून से मसूरी के रोड पर मुमताज ये पड़ते हैं मैगी पॉइंट, तो सैकड़ों की संख्या में है। तो यहाँ पर रात के 9 बजे के बाद से शराब की जो बोतलें लेकर के युवा पहुंचते हैं या फिर जो मादक पदार्थ हैं वो वहां पर दिए जाते हैं, तो ये शिकायतें मिल रही थी। इसको लेकर के एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने एक ड्राइव चलाई, एक अभियान चलाया और 26 लोगों का चालान हुआ। दो बड़ी बातें हैं, पहला तो ये कि जो सड़क किनारे वाहन लगा देते हैं लोग, उससे बहुत बड़ा जाम लग जाता है, क्योंकि देखिए टूरिस्ट पहले से देहरादून और मसूरी रोड जो पर्यटक हैं उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही कुछ जो युवा हैं नशे की लत में गिरफ्त होते जा रहे हैं। और ये जो रेस्टोरेंट बने हुए थे, कुछ मैगी पॉइंट्स, ऐसा नहीं कि सभी हैं, कुछ मैगी पॉइंट्स रात भर खुलते हैं। इस तरह की शिकायतें भी पुलिस के पास थी। तो खबरें अभी तक की टीम भी जब रात के वक्त में पहुंची तो देखा कि करीब 12 बजे के बाद से जिस तरह से वहां शराब परोसी जा रही थी कुछ मैगी पॉइंट्स पर और अवैध तरीके से सड़कों पर वाहन लगे हुए थे, हुड़दंग मचा हुआ था। तो खबरें अभी तक नहीं ये जानकारी एसएसपी देहरादून को दी थी और तुरंत एसएसपी देहरादून ने एक टीम गठित की और सख्त कार्रवाई के लिए टीम को भेजा। रात की पेट्रोलिंग टीम जब पहुंची तो तभी जितने भी मैगी पॉइंट्स खुले हुए थे, युवाओं का जमावाड़ा था, शराब की बोतलें वहां पर रखी हुई थी, तो इस तरह के जो भी मैगी पॉइंट्स थे उन पर कार्रवाई की गई और साथ ही जो वाहन सड़कों पर खड़े थे उनका चालान किया गया। 26 ऐसे अवैध तरीके से खड़े हुए वाहन और शराब पी रहे लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। 3 मैगी पॉइंट्स तो ऐसे हैं जिन पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया और साथ ही कुछ मैगी पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर 500-500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। और पुलिस की ओर से ये हिदायत दी गई है कि इस तरह का जो भी अवैध संलिप्तता है वो ना की जाए और रेस्टोरेंट या जो भी मैगी पॉइंट है वो 9 से 10 बजे के बीच में बंद कर दिया जाए। जी, यानी राव शफात, एक अहम चीज की तरफ आपने ध्यान दिलाया। आपने बताया कि एसएसपी देहरादून को इन तमाम चीजों की जानकारी, इसकी तवज्जो खबरें अभी तक की तरफ से दिलवाई गई। यानी कहा जा सकता है राव शफात कि एक बार फिर से खबरें अभी तक ने आम आदमी के सरोकारों को लेकर अपनी जिम्मेदारी को मुकम्मल तरीके से अदा किया है। कुल मुमताज, इसमें दो राय नहीं है कि खबरें अभी तक जनहित की खबरें दिखाता है और सरकार तक बात पहुंचाता है, प्रशासन तक बात जनता की पहुंचाता है। अब जैसा मैंने जिक्र किया था कि अभी राज्य सरकार का तो लक्ष्य है कि 2027 तक राज्य को नशा मुक्त किया जाए, लेकिन इसके लिए बहुत सख्त कदम उठाने पड़ेंगे और ये उन्हीं का नतीजा है कि सख्त कदम पुलिस प्रशासन की ओर से उठाए गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ मुमताज 1 या 2 ड्राइव या 1-2 अभियान चला करके नशा मुक्त हो जाएगा उत्तराखंड। इसके लिए लगातार पुलिस प्रशासन को, राज्य सरकार को लगातार कदम उठाने होंगे। और अब क्योंकि उत्तराखंड देखिए बहुत सारे स्टूडेंट बाहर से पढ़ने के लिए उत्तराखंड में आते हैं, लाखों की संख्या में करीब 4 से 5 लाख स्टूडेंट उत्तराखंड में दूसरे राज्यों से पढ़ने के लिए आते हैं। तो चिंता का सबब भी बना रहता है कि अगर नशे की गिरफ्त में युवा रहेंगे या फिर उत्तराखंड के युवा रहेंगे तो ये बहुत चिंताजनक राज्य के लिए होगा, युवाओं के भविष्य के लिए होगा। और यही वजह है कि पुलिस समय समय पर इस तरह के अभियान चलाती है, लेकिन उनमें तेजी लाने की जरूरत है। जी बिल्कुल, एसएसपी देहरादून का काम भी काबिल तारीफ है। अभी चंद दिन पहले ही बताया कि अपने दर्शकों को बता दें कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभाली है। ऐसे में लगता है कि वाकई देहरादून को जल्द अपराध मुक्त, नशा मुक्त करने में एक बड़ा रोल उनका होगा। राव शफात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर की तह तक जाने के लिए, बहुत शुक्रिया। और इस बीच एक और अहम खबर का रुख करेंगे हम। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ एनआईए ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आतंकी पन्नू की पंजाब और चंडीगढ़ की प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई है। गांव खानकोट में पन्नू की 46 कनाल की प्रॉपर्टी को जब्त किया गया है। आपको ये भी बता दें कि गुरपतवंत सिंह पन्नू प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस यानी SFJ का मुखिया है। वो कनाडा और दूसरे देशों से लगातार भारत विरोधी बातें करता रहता है। हाल ही में कनाडा और भारत विवाद में उसने कनाडा में रहने वाले हिंदुओं को भी धमकी दी। पन्नू अब इन प्रॉपर्टीज का मालिक नहीं रहा। एनआईए की तरफ से अमृतसर के गांव खानकोट में पन्नू की 46 कनाल की प्रॉपर्टी जब्त की गई है। खानकोट पन्नू का पैतृक गांव, ये एग्रीकल्चरल लैंड है
और चंडीगढ़ के सेक्टर 15C में पन्नू का घर है। पहले 2020 में इन तमाम चीजों को अटैच किया गया था, अब NIA ने जब्त कर लिया है। कानूनी तौर पर अब पन्नू इस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं रहा, ये प्रॉपर्टी अब सरकार की हो गई। मेरे साथी हरसिमरत पॉल इस अहम खबर पर बनी हुई है मेरे साथ। हरसिमरत, पन्नू के खिलाफ NIA ने ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पहले जिन प्रॉपर्टीज को अटैच किया गया था वो अब सील कर दी गई हैं। कानूनी तौर पर मालिकाना हक खत्म हो गया है पन्नू का। जाहिर सी बात है पन्नू की सरगर्मियां ऐसी रही, हरसिमरत पॉल की इन कार्रवाइयों को अंजाम दिया जाना जरूरी था। क्या अपडेट है आपके पास इस खबर के हवाले से हरसिमरत? जी, आपको बता दें कि 6 फॉर जस्टिस का जो मुखिया है वो गुरपतवंत सिंह पन्नू को माना जाता है और लगातार पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे थे कि कुछ भी हो जाए भारत में, कनाडा में या फिर 6 को लेकर अगर कुछ चीज़ यहाँ पर होती थी तो वहाँ पर गुरपतवंत सिंह पन्नू का एक वीडियो ज़रूर जारी होता था। और कुछ ना सही क्रेडिट वॉर में भी गुरपतवंत सिंह पन्नू बहुत आगे रहा। जैसे कि देखा गया कि देश में 1-2 जगह पर जब आतंकवादी गतिविधियां हुई, खास तौर पर अगर मैं पंजाब के मोहाली की ही बात करूं तो यहाँ पर 1-2 ऐसी गतिविधियां हुई जहां पर उसकी जिम्मेवारी जो है गुरपतवंत सिंह पन्नू ने ले ली थी। तो ऐसे में खालिस्तानी आतंकी था, ये तो बात देखी जा रही थी। पर जिस तरह भी देखने को मिला कि हरदीप निज्जर की जिस तरह से मौत हुई, उसका कत्ल हो गया कनाडा में, और उसके बाद कनाडा और भारत के संबंधों में खटास आई है, क्योंकि जिस तरह से कनाडा ने अपनी बयानबाजी की है भारत को लेकर के, तो ऐसे में इसका फायदा जो है पन्नू ने उठाया है और उसने कनाडा में रह रहे जो हिंदू हैं उनको थ्रेटन करना शुरू कर दिया था। उसने कई वीडियो भी वायरल किए हैं। आपको ये बता दें कि इसके साथ ही अब बड़ी कार्रवाई जो है वो पन्नू पर की गई है। सेक्टर 15 चंडीगढ़ में NIA के द्वारा साल 2020 में इसका घर जो था वो अटैच किया गया था, पर वो खाली करवा लिया गया है, जब्त कर लिया गया है। इसके अलावा अमृतसर के खानकोट का रहने वाला है पन्नू जी। तो हरसिमरत, इस अहम खबर ने दरअसल सबकी तवज्जो खींची है। गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ ये एक तरह से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ये किसी से छिपा नहीं कि अभी हाल ही में जब भारत कनाडा के बीच विवाद हुआ, बयानबाजी तेज हुई, तब भी पन्नू ने किस तरह की सरगर्मियों को अंजाम दिया था। कनाडा में रहने वाले भारतीयों को धमकी दी थी उसने एक तरह से। अब जाहिर सी बात है ये कार्रवाई किए जाना इसलिए भी जरूरी था कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जाना था यहाँ से कि इस तरह की चीजों के लिए मुल्क में कोई जगह नहीं है। हरसिमरत, बिल्कुल, आपको बताएं कि अमृतसर के खानकोट में 46 कनाल जमीन थी पन्नू की, वो भी जब्त कर ली गई है। ये बहुत जरूरी हो जाता है जब आप देश में नहीं रहते पर देश में फिरकू जो परिस्थितियां हैं उनको अंजाम देते हैं। खासतौर पर आपको ये बताएं कि पन्नू का पंजाब से गहरा नाता रहा है, यहाँ पर स्टूडेंट रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा अगर बात की जाए तो वह अमेरिका और कनाडा का भी PR है। जब आप वहां पर रह रहे हो, आपकी कोई गतिविधि भारत में नहीं है, तो ऐसे में भारत के लोगों को बहलाना फुसलाना और उस बाद में यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना, ये बात ठीक नहीं है। ये कहीं ना कहीं भारत के जो रिश्ते हैं दूसरे देशों के साथ बदनाम और खराब करने की एक साजिश है, जिसके तहत ये NIA की तरफ से कार्रवाई की गई। सही कहा आपने हरसिमरत, बहुत शुक्रिया आपका हरसिमरत इस तमाम जानकारी के लिए। इस खबर की तह तक जाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच आपको बता दें कि सुनारिया जेल से राम रहीम की चिट्ठी सामने आई। सिरसा के डेरा सच्चा सौदा में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और गुरमीत राम रहीम की 17वीं चिट्ठी इस दौरान पढ़ी गई। राम रहीम ने चिट्ठी में लिखा, हम ही गुरु हैं। गुरमीत राम रहीम ने डेरा सच्चा सौदा में संकेत दिए आने के वापस, हम आपकी सबसे बड़ी मांग जल्द ही पूरी करेंगे। अपनी चिट्ठी में यह भी लिखा है राम रहीम ने, आपके बीच में आकर आपकी बड़ी मांग पूरी करेंगे। डेरा समर्थकों ने राम रहीम से डेरे में आने की गुजारिश की थी और कार्यक्रम में हनीप्रीत भी मौजूद। तो ये एक अहम खबर दे रहे हैं आपको, राम रहीम ने चिट्ठी में लिखा, हम ही गुरु हैं। आपको बता दें कि डेरा सच्चा सौदा में खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिस दौरान राम रहीम की 17वीं चिट्ठी पढ़ी गई और इस चिट्ठी में राम रहीम ने लिखा, हम ही गुरु हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि जल्द ही आपकी सबसे बड़ी मांग जल्द पूरी की जाएगी। एक तरह से उन्होंने इशारा दिया कि वो जल्द डेरा सच्चा सौदा में वापस आएंगे। अपनी इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा, हम ही गुरु हैं। उन्होंने डेरा सच्चा सौदा आने के संकेत दिए। सुनारिया जेल से राम रहीम की चिट्ठी आई है। इस कार्यक्रम में अहम अपडेट आपको दे रहे हैं, अहम खबर है।
गुरमीत राम रहीम ने डेरा सच्चा सौदा में आने के संकेत दिए हैं। नकुल जसूजा हमारे साथी इस खबर पर बने हुए हैं। नकुल, सुनारिया जेल से राम रहीम की चिट्ठी आई है। बताया जा रहा है कि डेरा सच्चा सौदा में आयोजित एक खास कार्यक्रम में ये चिट्ठी पढ़ी गई है। उनकी 17वीं चिट्ठी थी जो यहाँ पहुंची है और इस चिट्ठी से कुछ इस तरह के इशारे मिलते हैं कि वो जल्द यहाँ आएंगे। क्या अपडेट है नकुल आपके पास, कैसे जाएंगे इस खबर की तह तक? देखिए, लगातार जब से राम रहीम को पैरोल मिल रही है तब से उनके सपोर्टर ये मांग कर रहे हैं कि राम रहीम सिरसा में आए, क्योंकि जितनी पैरोल मिली उसमें पैरोल अवधि काटने का समय जो है वो बागपत आश्रम जो है उत्तर प्रदेश में वहां का जो है स्थान दिया गया। तो अक्सर इस तरह की बात डेरा समर्थक जो है राम रहीम से जब मुलाकात सत्संग के दौरान होती है तो ये करते थे। तो कल चूंकि डेरा में एक धार्मिक कार्यक्रम था, इस दिन 23 सितंबर को ही डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने गद्दी मिली थी और कल एक धार्मिक आयोजन था और यहाँ पर 17वीं चिट्ठी पढ़ी गई। तो इस चिट्ठी में जिक्र किया गया कि जल्द ही आपकी मांग पूरी हो सकती है। नकुल, आप बने रहे हमारे साथ जितेंद्र खुराना साहब बने हुए हैं, डेरा सच्चा सौदा के प्रवक्ता हैं। जितेंद्र खुराना जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। जी, एक खबर सामने आई है कि खास आयोजन किया गया डेरा सच्चा सौदा में, वहां गुरमीत राम रहीम की चिट्ठी पहुंची है सुनारिया जेल से और उन्होंने कुछ इस तरह के इशारे दिए उस चिट्ठी में कि वो जल्द वापस आएंगे, लोगों की जो सबसे बड़ी मांग है उसे पूरा करेंगे। देखिए, ये जो चिट्ठी है जो कल 23 सितंबर का दिन था, जो दूसरी पातशाही थे डेरा सच्चा सौदा के परमपिता शास्त्रनाम सिंह जी महाराज, उन्होंने 23 सितंबर सन 1990 को पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान जी को गद्दी पर बिठाया था। तो इस दिन को सारी साध संगत हर साल महापरोपकार दिवस के रूप में मनाती आती है और वेलफेयर के कार्य करके इस दिवस को साध संगत हर साल की तरह मनाती आई है। और जहाँ तक आप चिट्ठी की बात कर रहे हैं, ये कोई पहली चिट्ठी नहीं है, ये 17वीं चिट्ठी पूज्य गुरु जी द्वारा भेजी गई है और उसमें पूज्य गुरु जी ने सारी साध संगत को एकता में रहकर सामाजिक भलाई के वेलफेयर के कार्य करने के लिए ही प्रेरित किया है। और जैसा कि साध संगत हमेशा भगवान से प्रार्थना करती रहती है कि जल्द से जल्द पूज्य गुरु जी हमारे बीच में हो, तो पूज्य गुरु जी का कहना यही है कि जो साध संगत प्रार्थना कर रही है वो भगवान उनकी जायज मांग जरूर पूरी करेंगे। नहीं तो कोई इस तरह की बात भी है कि वापस आएंगे जल्द वो? देखिए, जो उनका अधिकार के तहत जो भी पैरोल बनती है, फरलो बनती है, तो वो समय समय पर आते रहते हैं और हमें माननीय हाई कोर्ट पर भी पूर्णतः भरोसा है। जैसा भी होगा, जब भी उनका केस सुनवाई पर आएगा उसके अकॉर्डिंग जो उनका अधिकार बनता है, हमें पूरा माननीय हाई कोर्ट पर भरोसा है, वो पूर्णतः बरी होंगे। जी, तो ये जो खास आयोजन जिसका आपने अभी जिक्र किया, क्या ये हर साल आयोजित किया जाता है? जी बिल्कुल, ये हर साल 23 सितंबर को महापरोपकार दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है डेरा सच्चा सौदा में। ठीक है, आपका बेहद शुक्रिया जितेंद्र खुराना जी, इस बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। नकुल हमारे साथी बने हुए हमारे साथ मुसलसल। नकुल, जितेंद्र खुराना से हमारी बात हुई, आपने सुनाई होगा, वो कह रहे हैं कि उनके भक्तों को यकीन है, उन्हें भरोसा है कि जल्द ही कानूनी कार्रवाइयों से होकर गुजर कर उनके बीच होंगे राम रहीम। इस चिट्ठी की ज्यादा गहराई में गए नहीं हो? जी बिल्कुल, देखिए चिट्ठी बिल्कुल उनकी बात ठीक है कि ये 17वीं चिट्ठी है और अक्सर राम रहीम इस तरह का जिक्र करते हैं, लेकिन जैसे कि जितेंद्र खुराना ने बताया कि जब भी राम रहीम पैरोल पर बाहर आते हैं तो उनके समर्थक ये कहते हैं कि आप परमानेंट, यानी कि जो कानूनी प्रक्रिया है वो जल्द खत्म हो और वो परमानेंट बीच में आए। तो कल इसी बात का जिक्र किया गया कि जल्द ही वो उनकी मांग जो है वो भगवान जो है वो जल्द ही पूरी करेंगे। इस तरह की बात राम रहीम ने चिट्ठी में लिखी। तो कहीं ना कहीं संकेत जो है वो दिए जाते हैं और कोशिश अक्सर डेरा मैनेजमेंट की यही रहती है कि जो छुट्टी पैरोल अवधि होती है उस पैरोल अवधि को जो स्थान है वो सिरसा किया जाए। पिछली बार भी जब पैरोल अर्जी डेरा की तरफ से लगाई गई तो सिरसा, जो कि डेरा का हेडक्वार्टर है, यहाँ पर राम रहीम को पैरोल अवधि काटने की बात कही गई, लेकिन जब पैरोल दी जाती है तो बागपत आश्रम में ही मिलती है। तो इस तरह की बातें चल रही हैं और कहीं ना कहीं। ठीक है नकुल, बहुत बहुत शुक्रिया नकुल इस खबर की तह तक जाने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में आज हमारा साथ देने के लिए अपने तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करती हूँ मैं।
राजा पटेल दिल्ली से हमारे साथ बने हुए थे। राजा, आपका बहुत शुक्रिया। राव शफात अली उत्तराखंड से हमारे साथ बने थे, हमारे ब्यूरो हेड, आपका भी बहुत शुक्रिया राव शफात अली। प्रदीप ठाकुर शिमला से हमारे ब्यूरो हेड जुड़े थे हमारे साथ, प्रदीप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे साथी हरसिमरत पॉल मेरे साथ बनी हुई थी चंडीगढ़ से, हरसिमरत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमारी आज की खास पेशकश खबर की तह तक में फिलहाल इतना ही। मुझे दें इजाजत, बाकी आम खबरों के लिए आप बने